2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। भागलपुर बराड़ी के बियाड़ा क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का शिलान्यास माननीय मंत्री नीरज कुमार सिन्हा बबलू पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बिहार सरकार द्वारा भूमि पूजन कर किया गया। साथ ही साथ वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया। मीडिया से बात करते हुए नीरज कुमार सिन्हा बबलू ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के होने से जिला उद्योग लगाने वाले व्यक्ति को बाहर बरौनी और पटना जाना पड़ता था। अब उनके लिए क्षेत्रीय कार्यालय यहीं हो जाएगा, लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह सरकार चाहती है कि उद्योग को बढ़ावा मिले, रोजगार मिले, तो इसके लिए यहाँ एक कार्यालय की आवश्यकता थी। उम्मीद है जल्द से जल्द यह बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य में तकरीबन 26 जगह प्रदूषण और स्टेशन स्टेशन लग गया है। 35 जगह और लगाना है, वह भी जल्द लगकर तैयार हो जाएगा। वहीं शहर में कूड़ा डंप कर जलाने को लेकर पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अभिलंब इस पर संज्ञान लेता हूं और अगर गलत हो रहा है तो इस पर कार्रवाई होगी। वहीं कहा गया कि शिकायत निवारण के तहत पोर्टल बना हुआ है, अगर उस पर कोई भी व्यक्ति सूचना करता है तो 24 घंटों में कार्रवाई होगी। किया जाता है ऑलरेडी नया स्टेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है और उसको हम लोग कनेक्ट करने जा रहे हैं सीपीसीबी से। तो 1 सप्ताह के अंदर आपको जो डाटा मिलता है वो ऑनलाइन, जैसे पटना का डाटा है, मुजफ्फरपुर का डाटा है, भागलपुर भी आ जाएगा मैप पर। सर आज का क्या कार्यक्रम था? आज का कार्यक्रम है यहाँ पे जो क्षेत्रीय कार्यालय है हमारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, उसका क्षेत्रीय कार्यालय का शिलान्यास किया गया है। और इस कार्यालय के शिलान्यास होने से जिन उद्योग लगाने वाले व्यक्ति को बाहर जाना पड़ता था, बरौनी और पटना जाना पड़ता था, और उनके लिए क्षेत्रीय कार्यालय यहीं हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा सुविधा मिलेगा। जिस तरह से सरकार चाहती है कि उद्योग को बढ़ावा मिले, रोजगार मिले लोगों को, तो इसके लिए ये कार्यालय की आवश्यकता थी। निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा तो आम लोगों को इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जो लोग रोजगार करना चाहते हैं उन्हें काफ़ी सुविधा मिलेगी। इसी का ये कार्यक्रम था। और जो आपने पहले सवाल किया कि पोल्यूशन की जानकारी के लिए, तो राज्य में मुझे लगता है कि 25 जगह लग गया है। टोटल 35 लगना है, 35 स्टेशन लग गया है, 35 जगह लग गया है। और जो बचे हुए जिले हैं उसमें भी लग करके तैयार हो जाएगा। तो वो जानकारी वहीं उनको जिले में मिलता रहेगा। सर भागलपुर शहर जो है 6 साल पहले स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ है। नगर निगम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कूड़ा जो है सड़क पे डंप किया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। हरे पेड़ जनजीवन हरियाली योजना की तरह जो लगे हैं वो झुलस गए हैं और इसकी जानकारी मेयर को फोन के माध्यम से दी गई और डीएफओ को भी दी गई। कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। नहीं, इसको हम लोग अविलंब दिखवा लेते हैं, तुरंत जांच करके इसको जो भी उचित कार्रवाई होगी उस पर किया जाएगा। और जहां तक कचरे का है तो तुरंत निर्देश दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर नगर परिषद के द्वारा किसी भी तरह गड़बड़ी होती है तो उस पर कार्रवाई होगा। कई जगह तो डिपार्टमेंट के द्वारा फाइन भी किया गया है, तो हम लोग उसको तुरंत दिखवाते हैं और तुरंत ये हमको लगता है कि कंप्लेन आगे नहीं करना। कई पेड़ बर्बाद भी हो चुके हैं सर। एक आपसे हाँ बोलिए। एक लाइन बोलना चाहूँगा। जी हम लोग का पोर्टल है जी, कंप्लेन का जी। अगर कोई भी स्पेसिफिक केस का उस पोर्टल पर आप रिपोर्ट करेंगे तो हम लोग 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। लेकिन ये स्पेसिफिक केस का फोटोग्राफ के साथ अपलोड जी, वीडियो फुटेज चैनल में चलाया गया, सारे जनता के लिए ओपन है। उस पोर्टल पर अगर कोई भी पोर्टल पे आ जाता है तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है। हो सकता है कोई चैनल से खबर ना मिला हो। अगर आप पोर्टल पर कंप्लेन, कोई भी व्यक्ति, आम लोगों के लिए ये है कि अगर पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति कंप्लेन करते हैं तो उसका तुरंत उस पर एक्शन होता है, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे जगह कार्रवाई भी की गई है। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस पर मुस्तैदी से काम करती है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अगर लगता है अभी कि कोई है इस तरह का बात तो पोर्टल पर आते हैं हम लोग तुरंत। जी, जिस तरह से सर बिल्डिंग ये बन के तैयार हो जाएगा सर, तो क्या लाभ? साहिबगंज जिले में कोविड-19 संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के वृहद पैमाने पर प्रसार को देखते हुए स्वास्थ्य ढांचे के सुचारू संचालन तथा तैयारियों को लेकर उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशों के अनुसार आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित कराने हेतु सोमवार को विभिन्न अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इसमें सदर अस्पताल साहिबगंज, अनुमंडल अस्पताल राजमहल, मेसो अस्पताल केंदुआ, पतना, सूर्या नर्सिंग होम, रेफरल हॉस्पिटल बरहेट में मॉक ड्रिल संपन्न कराया गया।
अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की समुचित तैयारियों को अस्वस्थ कराने की दृष्टि से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड चिकित्सा प्रसार पदाधिकारियों एवं चिकित्सकों की उपस्थिति में संक्रमण की तीसरी लहर के प्रकोप से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियां, संक्रमित मरीज के अस्पताल में आने पर चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा रखी जाने वाली एहतियात आदि के विषय में बताया। साथ ही मरीजों को भर्ती करने के पश्चात गंभीर होने पर ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर, आईसीयू आदि के इस्तेमाल से संबंधित आवश्यक जानकारी भी साझा की गई। इस दौरान पदाधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य उपकरणों के रखरखाव, उनके सही संचालन आदि को भी सुनिश्चित कराया गया, जहां सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट मोड में रहने एवं अपनी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। मॉक ड्रिल था जी। दो यहाँ पे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल चिन्हित है, जिसमें सदर अस्पताल है और सूर्या क्लिनिक हॉस्पिटल जो है वो है। दोनों में मॉक ड्रिल किया गया कि किस प्रकार से अगर कोविड के रोगी आते हैं तो उन्हें किस प्रकार से टैकल करना है। उसके लिए सभी डॉक्टर और नर्स वगैरह थे। साथ में ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया और मॉक ड्रिल उसका भी किया गया, वो भी सही पाया गया। और हमारी तैयारी, प्रशासन की तैयारी, जिला प्रशासन की तैयारी फुल है। अगर इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो जिला प्रशासन उससे निपटने को तत्पर है। थाना टुंडला के अंतर्गत एक रेस्टोरेंट में हो रही कांग्रेस की पंचायत। थाना टुंडला के अंतर्गत हाईवे के एक रेस्टोरेंट में कांग्रेस की महापंचायत का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने सभी मीटिंग पंचायत व रैलियों को करने से मना कर दिया था, फिर भी पंचायतें नहीं मान रही। थाना टुंडला के अंतर्गत हो रहे ऐसे समारोह जो कि आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, साथ ही साथ कोविड-19 की गाइडलाइन का भी उल्लंघन कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि थाना टुंडला के अंतर्गत जो आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। आज सुबह ही जिलाधिकारी ने चुनाव आचार संहिता की गाइडलाइन के बारे में और चुनाव प्रक्रिया के बारे में प्रेस वार्ता की थी। रिसोर्ट में क्या प्रोग्राम चल रहा है और कांग्रेस की क्या योजना है चुनाव को लेकर, बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले 7 दिनों से हम लोगों का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हमको अपने कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट के बारे में बताना है। जो हमारा संगठन सृजन अभियान था पिछले 6 महीने से जो चल रहा था, उसका समापन हुआ। उसके बाद हम लोगों को अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, हमारे न्याय पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, उनको ये बताना था कि किस प्रकार से उनको बूथ पे, क्योंकि चुनाव 2022 का अब बिगुल फूक चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता का, कोविड नियमों का पालन करते हुए हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को इसीलिए ऐसी जगह पर बुलाया कि जहाँ पर खुला वातावरण हो। वहाँ पर हमने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बाकायदा हमने मीटिंग करके उनको बताया कि किस प्रकार से बूथ पर पूरी सब चीज़ों का पालन करते हुए आपको इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना है। हम लोगों का ये कार्यक्रम आज यहाँ पर टुंडला में आखिरी पिछले 7 दिनों से चल रहा था, सभी विधानसभाओं में, और एक विधानसभा में 2 बार हुआ था और एक जगह और 2 बार हुआ था, तो ये समापन हुआ है उसका। और चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कमर कस के लगी हुई है। आप देख रहे हैं पिछले 3 साल से अगर रिकॉर्ड उठाकर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जनहित के सारे कार्यों में और जनता के जो परेशान घूम रही है, चाहे वो कोरोना संक्रमण काल हो, चाहे फिरोजाबाद में डेंगू की विकराल स्थिति रही हो, इसमें सिर्फ एक ही परिवार नजर आया है जनता के साथ, वो आया कांग्रेस परिवार। आप चाहे कोविड में देख लीजिएगा, फिरोजाबाद में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे वो 10 किलो आलू लेकर लगे हुए थे, यहाँ के साथ हम जनता की मदद करें। आप ही लोगों के माध्यम से वो पता चला था। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जिसकी जैसी भी हैसियत थी, बेचारा दिन और रात एक लगा हुआ था। माननीय प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें यूपी बॉर्डर पर लगवाई थी, जिससे जो कोरोना संक्रमण काल में हमारी माताएं, बहनें, भाई वगैरह, हमारे मजदूर, श्रमिक जो पैदल चलते हुए अपने अपने घरों में 1600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर चल के आ रहे थे, कि उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाया जाए। संदीप तिवारी जी, ये बताइए कि ये अपने यहाँ ये टुंडला में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो इसमें क्या क्या आपने दिशा निर्देश दिए हैं अपनी युवा टीम को? हाँ, देखिए, मैंने बताया आपको, ये हमारा जो संगठन सृजन कार्यक्रम का जो आज समापन हुआ है, इसमें हम लोगों ने हमारे जो कार्यकर्ता है उसको बताया कि शालीनता के साथ पूरे कोविड नियमों का पालन करते हुए आगामी जो 2022 का चुनाव है, हमारा फिरोजाबाद का चुनाव 20 फरवरी का चुनाव है, अब उसको ज़्यादा समय नहीं लगा, और हमको पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुँचाना है। और ध्यान रखना कोविड-19 के, क्योंकि इस वक्त देखिए ओमिक्रॉन भी इस वक्त फैल रहा है चारों तरफ, और हमको प्रशासन के जो बनाए हुए नियम है, चुनाव आयोग के जो बनाए हुए नियम है, उनका पालन करते हुए हमको एक एक बूथ पर मुस्तैदी के साथ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होगा जो जनता की मदद करेगा।
आपको पता है होना चाहिए कि 2 दिन पहले आचार संहिता लग गई है, बावजूद उसके फिर भी ये आप कार्यक्रम कर रहे हो। ना आचार संहिता में कहीं पर भी ये नहीं है कि जो भाई आचार संहिता किस लिए है, चुनाव के लिए तो लगी हुई है। तो चुनाव में हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण नहीं देंगे भाई, ये तो लाजमी है भाई। हम कोई रैली या सभा तो कर नहीं रहे। हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी ने सबसे पहले डिसीजन लिया है कि हम कोई भी रैली और सभा नहीं करेंगे बड़ी। आयोग की स्पेशल गाइडलाइन है, कोई ना सभा होगी ना रैली होगी ना कोई पंचायत होगी। आयोग की गाइडलाइन नहीं, नॉट पंचायत, दिस इज नॉट अ पंचायत, दिस इज ओनली ट्रेनिंग जो हम अपने कार्यकर्ता को देंगे। कार्यकर्ता को हम ये नहीं बताएंगे, हम अपने जो बूथ अध्यक्ष है या हमारा वार्ड अध्यक्ष है, जो नया पंचायत अध्यक्ष है, उसको हम ये नहीं बताएंगे कि कैसे घर घर तक आपको पर्ची पहुंचानी है, कैसे कोविड नियमों का पालन करते हुए लोगों से संपर्क करना है, कैसे उनसे फेसबुक के माध्यम से जुड़ना है आपको, कैसे उनसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना है, कैसे उनको बताना है कि साहब किस वक्त कहाँ पर कौन सा बूथ है आपका। तो यही सब ट्रेनिंग की। शहडोल जिले की रहने वाली अमिता चपरा मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने घर वापसी के दौरान गाजे बाजे व फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। शहडोल प्रवास पर आई अध्यक्ष जनप्रतिनिधियों व आम लोगों से मुलाकात की। अध्यक्ष महिला वित्त एवं विकास निगम में 2 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल भी भेंट की गई। जिले के बहुप्रसिद्ध कंकाली मंदिर देवी का दर्शन कर आयोजित की कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं से भेंट कर पत्रकारों से रूबरू होंगी। मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के पद से नवाजी गई अमिता चपरा इसके सीएम शिवराज के दिल से आभार व्यक्त करते हुए इस बात को लेकर खुशी जाहिर की। विभाग क्या काम देखेगा और कैसे काम करेगा? शहडोल के लिए क्या काम करेगा? सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने शहडोल संभाग का ख्याल रखा और विंध्य क्षेत्र से और शहडोल संभाग से मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं पूर्ण निष्ठा के साथ काम करूंगी और अपने ये आदिवासी अंचल में स्व सहायता समूह के माध्यम से उन्हें उनका जीवन स्तर उठाने में भरसक प्रयास करूंगी। यही मैं आज के दिवस पर कह सकती हूँ। भाट पचलाना पुलिस थाने के अंतर्गत ग्राम रूणीजा में मटर फली खरीदने वाले व्यापारी के पास से 2 बाइक सवार व्यक्ति द्वारा बैग में रखे 3,50,000 रुपए छीनकर बाइक सवार बड़नगर की ओर फरार हो गए। बाइक सवार अपनी गाड़ी काफी तेज गति से बड़नगर की ओर ले भागे। बाइक सवारों का पीछा भी किया गया मगर बाइक सवार पकड़े नहीं गए। भाट पचलाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा घेराबंदी भी की गई मगर जब तक बाइक सवार चोर काफी दूर निकल चुके थे जिन्हें पकड़ा नहीं जा सका। भाट पचलाना पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी मोटरसाइकिल से बड़नगर की ओर जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। उन्होंने अपने मुंह पर रुमाल भी बांध रखा था जिससे उन्हें पहचाना न जा सके। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जावरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत गोंदी धर्मसी के पंचों ने की पंच भत्ते की मांग। पंचों द्वारा कहा गया कि हमें आज तक कोई पंच भत्ता नहीं मिला, जबकि पंचायत अधिनियम के तहत पंचों को पंच भत्ता मिलता है। गौरतलब है कि 1955 से 2008 तक 300 रुपये सालाना दिया जाता है। 2009 से इसे 600 रुपये सालाना कर दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बाद में इसे बढ़ाकर मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार 1200 रुपये कर दिया गया। 600 रुपये प्रति वर्ष प्रति पंच को 3000 रुपये मिलता है। यदि 1200 रुपये सालाना प्रति पंच के अनुसार देखा जाए तो 6000 एक पंच को मिलना चाहिए। हमारे संवाददाता ने जावरा जनपद सीईओ डंडोतिया जी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस विषय में जांच की जाएगी और भत्ता दिया जाएगा।
सचिव की लापरवाही वंचित आज तक पंचों को कोई भत्ता नहीं मिला, जबकि इसके विपरीत देखा जाए तो अन्य पंचायतों में कुछ पंचों को भत्ता मिला। ग्राम पंचायत बनवाड़ा के एक पंच ने बताया कि मुझे 5 वर्ष में 3,000 रुपये मिले। ग्राम पंचायत गोदी धर्मसी के पंचों ने मांग की है कि सचिव के खिलाफ ठोस कार्यवाही हो। राधेश्याम अस्तोलिया मेरा नाम है। वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से प्रदेश महासचिव है। ये जो सुनने में आ रहा है, आप राइटिंग इलेक्ट्रिक मीडिया वाले जो आए कि दुर्भाग्यपूर्ण है, इनका अधिकार है पंचों का, ये किसी से ना कोई भीख मांग रहे, इनको इनके अधिकार अभी तक नहीं मिला, दुर्भाग्यपूर्ण है। और पंचायती राज की तो पूरी धज्जे उड़ गई है। क्या नाम है आपका? कौन से वार्ड से पंच आप? वार्ड क्रमांक 16 से। आपको मिला क्या पंच भत्ता? नहीं मिला। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि पंच भत्ता मिले आपको? हाँ, जरूरी मिले। कौन से पंचायत लगती है आपकी? ये ग्राम गोंदर। क्या नाम है आपका? उम्मेद राम। आपको पंच भत्ता मिला है क्या? अभी तक तो कोई भत्ता नहीं मिला। किस वार्ड से पंच है आप? 17 नंबर से। अच्छा, पंचायत में आपने कभी मांग करी? मांग की थी। कौन सी पंचायत लगती है? गोंदी धर्म से। अच्छा, आप भी पंच हो? हाँ साहब। कौन से नंबर से हो आप? 7 नंबर वार्ड से। अच्छा, कभी मांग करी आपने ग्राम पंचायत से? बहुत बार मांग की। कौन सी पंचायत लगती है? गोंदी धर्म से। क्या बोला गया आपको सचिव द्वारा? कि ऐसी कोई ये नहीं है, योजना नहीं है, भत्ता की योजना नहीं, भत्ते की। अच्छा, आपका क्या नाम है? प्रकाश। आपको मिला है क्या पंच भत्ता? भत्ता कुछ नहीं मिला सर। कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड का नंबर 9। पंचायत कौन सी लगती है? गोंदी धर्म से गाँव। अच्छा, आप भी पंच हैं? आपको मिला क्या पंच भत्ता? नहीं मिला। कितना मिलना चाहिए, कुछ पता है आपको? कोई मालूम ही कौन? अच्छा, मीटिंग वीटिंग होती है? कुछ नहीं। कौन सी पंचायत लगती? गोंदी धर्म से। आपका नाम? जगदीश। आपको मिला पंच भत्ता? नहीं मिला। कौन से वार्ड से पंच हो आप? नंबर 1 से। अच्छा, कितना पंच भत्ता मिलता, कुछ पता है आपको? पता तो नहीं है हमारे को, बताया ही नहीं तो पता कहाँ से होगा। अच्छा, सचिव महोदय से आपने पूछा कभी? करवाया, पूछा भी था, परंतु उन्होंने बोला कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, तो आएगा तो बताएंगे, वो बोला था हमारे को। अच्छा, आप ग्राम सभा को बुलाते भी नहीं? बुलाते नहीं है, होती नहीं है ग्राम सभा। डरता है सरपंच, शिकायत ज़्यादा होती है, इसलिए बेटा गिन लेते हैं। एजेंडा भी भरना चाहिए, पंच को पता भी होना चाहिए, सारी चीज़ें होना चाहिए। प्रधानमंत्री पास हो गए, जो स्टे यहाँ रह रहे हैं ना, उनके कच्चे मकान है अभी भी। आप बस चलकर भी देख सकते हो मेरे साथ। प्रधानमंत्री की भी आपके गांव में जो स्टे यहाँ रह रहे हैं उनके नहीं है, जो बाहर से आए हुए व्यक्ति उनके प्रधानमंत्री पास हो गए। आप बोले मेरे साथ देख कर चल सकते हो, मैं बताऊँ आपको। क्या नाम है सर आपका? चंपाराज। पंच हो आप पंचायत में? हाँ। कौन सी ग्राम पंचायत है? बनवाड़ा। हाँ, पंच भत्ता मिला आपको? नहीं मिला। हाँ, खाते में चेक करवाया आपने? तब जकड़वाई भी था, आवे तो आए। अच्छा, तो मंत्री साहब को बोला आपने? बोला थी, हमने तो डाल दिया। आपने चेक नहीं करवाए खाते में? करवाया तो वहाँ तो नहीं है, बस किसी से उसमें तो नहीं आया। क्या नाम है आपका? दशरथ दास। कौन से वार्ड से पंच हो आप? वार्ड नंबर 12। कौन सी पंचायत लगती है आपके? ग्राम पंचायत बनवाड़ा। और जनपद? जावरा। अच्छा, पंच भत्ता मिला आपको? हाँ मिला। कितना मिला? 3000 करीब मिले। अच्छा, तो नगद दिए या फिर खाते में आए? खाते में बैंक अकाउंट। अच्छा सर, क्या ग्राम पंचायत पंचों को पंच भत्ता मिलता है क्या? पंच भत्ता मिलने का प्रावधान है। ठीक है सर, कुछ गांवों के अंदर दिया गया और कुछ गांवों के अंदर नहीं दिया गया, तो ये जिन्हें नहीं दिया उनकी लापरवाही है। तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? आप नाम बताओगे तो जांच होगी। ग्राम पंचायत गोंदी धर्म सिंह के अंदर ऐसा हुआ है, किसी भी पंच को पंच भत्ता नहीं मिला। आप नाम हम तलाश कर लेंगे, जांच करा लेंगे। सर, ये आप जांच कब तक करवा लोगी? इसकी कोई सीमा नहीं है, हो सर, जाएगी जांच। जांच होने के बाद सर कार्रवाई भी होगी क्या? आप अगर दुरुपयोग किया होगा तो कार्रवाई होगी, अगर खाते में पड़ा होगा तो कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, और सर कार्रवाई होने के बाद उनको पंच भत्ता दिया जाएगा फिर? अगर खाते में पड़ा होगा तो दिया जाएगा। हमने वहाँ के पंचों से बात करी और उनकी हमारे पास रिकॉर्ड भी है, उन्होंने बताया कि हमें नहीं मिला। तो ये तो ठीक है ना, उनका कहना है, हम तो जांच कराएंगे तो पता लगेगा। अच्छा, एक बनवाड़ा का भी मैटर है, वहाँ के पंचों ने बताया कि हमें मिला।
हाँ तो हो सकता है हमने बांट दिया होगा, इधर नहीं पड़ा हो। अच्छा, इसी संबंध में तो वहाँ की पंचायत को भी देना था, गोमती धर्म सिंह वाले को भी देना दिया था ना, तो देना था, नहीं दिया है तो जांच कराएंगे उसकी। सर आपका नाम? डंडोदिया। सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद में देर रात दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों ओर से करीब 4 से 5 लोग घायल बताए गए हैं। लड़ाई झगड़े के दौरान हवाई फायरिंग भी हो गई। सूचना पर पहुंची सिडकुल पुलिस ने बमुश्किल मामला शांत करवाया। एहतियात के तौर पर गांव में सिडकुल पुलिस व पीएससी पुलिस बल तैनात किया गया। उधर पुलिस किसी भी हवाई फायरिंग होने से इनकार कर रही है। सोमवार रात करीब 9:30 बजे माता के मंदिर के पास अंडों की ठेली लगी है। 9:30 बजे माता के मंदिर के पास अंडों की ठेली लगी थी। संदीप और अंशु पाल पुत्रगण सहेंद्र पाल अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था। गाड़ी ठेले से टकरा गई। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में बोलचाल हो गई। बात मारपीट पर उतर आई। हंगामा बढ़ते दोनों तरफ से दर्जनों लोग इकट्ठा हुए और देखते ही देखते दोनों तरफ से लोग आमने सामने आ गए। गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची सिडकुल पुलिस ने बमुश्किल मामला शांत करवाया। सिडकुल थाना अध्यक्ष प्रमोद उनियाल ने बताया कि मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और 2 बटालियन पीएससी बल मौके पर तैनात किए गए हैं। आपके संज्ञान में आया है, क्या है सर? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इंसिडेंट इतना कुछ नहीं है। 2-4 व्यक्तियों के बीच में एक आपस में हल्का सा कोई आपस में बहस हुई है और लड़ाई हुई है, और बाकी उसके बाद जो लोग उसमें घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। एंड बाकी सब चीज़ें पीसफुल है और पुलिस प्रॉपर डिप्लॉयड है यहाँ पे, और बाकी एसपी साहब और मेरे द्वारा विजिट किया गया है। बाकी सामान्य स्थिति है, और लोगों में अगर कुछ कंप्लेंट है किसी चीज़ को लेके तो उसमें कल प्रॉपरली बैठक करके चीज़ों को रिजॉल्व किया जाएगा। नहीं, इट्स नॉट ए फ्लैगिंग, इट्स जस्ट ए नॉर्मल इशू। एक मैसेज हुआ था कि कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग इमीडिएटली यहाँ पे फोर्स को डिप्यूट किया गया था। और नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। नॉर्मली आपस में कुछ लोगों के बीच में कहासुनी हुई है और लड़ाई हुई है। सर, आचार संहिता के दौरान इतनी बड़ी घटना क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए, क्लियरली डायरेक्शन है कि लॉ एंड ऑर्डर पहली प्रायोरिटी है, तो जो लोग भी उसका वायलेशन करेंगे उसको, क्योंकि ऑलरेडी कोविड को लेके भी गाइडलाइन है और इलेक्शन को लेके हैं, तो डिजास्टर एक्ट प्लस कोविड डायरेक्शन में। सर, क्या कुछ मौके से? नहीं, देखिए, कुछ लोग जो एडमिट थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, और बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उसमें पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है। और बाकी एक क्लियर मैसेज है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश ना करें, और बाकी जो प्रशासन को अपना काम करेगा। यहाँ पे मारपीट की सूचना आई थी, मौके पे तत्काल फोर्स भी आई और आसपास से पीएससी भी और आसपास के थानों की फोर्स को यहाँ पे बुला लिया गया था। अभी माहौल शांत है और तहरीर आते ही इसमें मुकदमा भी लिख के आगे की कार्रवाई करेंगे। बाकी लोगों को जो भी घायल थे उनको हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया। कितने लोग घायल हैं? अभी तक 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। किसी की क्रिटिकल हालत? नहीं, अभी मैं डॉक्टर साहब से बात करके आ रहा हूँ। सभी लोग ठीक हैं और इनसे तहरीर लिखने के लिए बोले हैं, तहरीर लिख के ला रहे हैं और मुकदमा कायम करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था और विवाद होते ही तत्काल हम लोगों के पास फ़ोन आया। मौके पे पहले सिडकुल की फोर्स आई, उसके बाद आसपास के, और हम लोग सभी लोग यहाँ पे मौके पे आ गए और जो भी घायल थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया। और इसके बाद यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम की गई। फोर्स हमारी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और उनसे तहरीर लिखने के लिए कहा गया, तहरीर लेके आ रहे हैं। तहरीर पे मुकदमा कायम करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम लोग जो भी है सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और हमारे पास जो कुछ भी है उसके आधार पे ही कार्रवाई करेंगे। अभी इनकी तहरीर आने दीजिए। तहरीर आते ही इनके परिजनों से हम लोगों की बात भी हो गई है, परिजन लिख के दे रहे हैं और इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पहले ही बता दिया गया, इसमें परिजनों से बात भी हो गई है। जो भी घायल थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी करा दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पे फोर्स मौजूद है। लॉ एंड ऑर्डर हम लोगों के कंट्रोल में है और जो भी इसमें इन्वॉल्व है सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी अभी कड़कड़ाती ठंड में अलसुबह थानला के निकट ग्राम नौगांव में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से लगे भंगार के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम थानला निवासी आबिद खान भंगार वाले का बताया गया है। वह भंगार के गोदाम में प्लास्टिक का व कांच का भंगार भरा हुआ है। इसी गोदाम में लगी दीवार के पास ही पेट्रोल पंप का जमीनी टैंक है। जानकारी के अनुसार सुबह जब भंगार गोदाम के कर्मचारी नहाने हेतु पानी गर्म कर रहे थे तभी आग की चिंगारी
प्लास्टिक के भंगार में लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही पूरा प्रशासन मौके पर पहुंचा व फायर ब्रिगेड बुलवाई। आग तेज होने के चलते थानला, मेघनगर, पेटलावद की 5 फायर ब्रिगेड बुलवाई गई। आग की लपेट में धुआं थानला नगर तक दिखाई दिया। समीपस्थ पेट्रोल पंप के कर्मचारी आग से घबराकर पेट्रोल पंप बंद कर भाग निकले। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर गंगा स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं के उस दिन स्नान पर ये रोक लगाई है। बाहरी राज्यों और अन्य जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं को भी इजाजत नहीं दी गई। लोगों को सामूहिक रूप से एकत्र होने से रोकने के लिए ही मकर संक्रांति के मौके पर स्नान को प्रतिबंधित किया गया है। हरिद्वार में कोरोना के मामले तेज गति से बढ़ रहे हैं और ऐसे में हरिद्वार जिला प्रशासन ने सभी घाटों पर स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। हरिद्वार में 14 जनवरी मकर संक्रांति पर कोई भी भक्त गंगा स्नान नहीं कर पाएगा। प्रशासन के फैसले से भक्त मायूस जरूर है, लेकिन कोरोना संकट के बीच इसे जरूरी कदम माना जा रहा है। बलरामपुर जिले में कुसमी विकासखंड में विकासखंड शिक्षा अधिकारी की लापरवाही से स्कूली शिक्षक मनमानी तरीके से स्कूलों का संचालन कर रहे हैं। विकासखंड से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गजाधरपुर स्कूल का हाल देखने से पता चलता है कि लापरवाह शिक्षकों पर बीईओ साहब की मेहरबानी साफ नजर आ रही है। बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर स्कूली शिक्षक खाना पूर्ति करते हुए स्कूल निर्धारित समय से पहले बंद कर फरार हो जाते हैं। विडंबना तो यह है कि स्कूली शिक्षक बच्चों को मिलने वाला मध्याह्न भोजन का निवाला भी डकार रहे हैं। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना मध्याह्न भोजन योजना का लाभ बच्चों को नहीं मिल रहा है। स्कूल से शिक्षक नदारद होने के चक्कर में मध्याह्न भोजन भी बच्चों को नहीं खिला रहे। जब हमारे रिपोर्टर आफ्ताब आलम के द्वारा बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड के प्राथमिक शाला स्कूल गजाधरपुर में पहुंचकर देखा तो स्कूल में समय से पहले ताला लटक रहा था। स्कूल के बाहर बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे थे। जब हमारे रिपोर्टर आफ्ताब आलम ने बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया कि आज समय से पहले छुट्टी हो गई, स्कूल बंद करके सर चले गए और हम लोगों को मध्याह्न भोजन भी नहीं मिला। हमारे रिपोर्टर आफ्ताब आलम ने स्कूल बंद की सूचना विकासखंड शिक्षा अधिकारी को मोबाइल के माध्यम से दी तो उन्होंने भी अपने अंदाज में कहा कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या खबर प्रकाशन के बाद लापरवाह शिक्षकों पर कोई ठोस कार्रवाई होती है या नहीं। बेटा आपका नाम क्या है? आकांक्षा। कौन सा कक्षा में पढ़ते हैं? दूसरी। कौन सा गांव है ये जहाँ पे आप हैं? जामटुली। स्कूल इसी स्कूल में पढ़ते हैं आप? जी। स्कूल का नाम मालूम है आपको? नहीं मालूम है। तो आज इतना जल्दी स्कूल बंद क्यों हो गया बेटा? सर लोग का वो चल रहा है। सर लोग क्या बोल के गए? हम लोग का मिडिल चल रहा है बोले। अच्छा, चले गए? जी। स्कूल बंद कर दिए? जी। अभी 3 बजे ही? जी। आज मध्याह्न भोजन मिला था बेटा? नहीं मिला? नहीं। मध्याह्न भोजन बना ही नहीं था? नहीं। और पहले कभी मिला मध्याह्न भोजन? मिला था। कब? कल। आज नहीं मिला? नहीं। आज क्यों नहीं दिया मध्याह्न भोजन? क्या बोले? नहीं मिलेगा आज बोले। क्यों? लेट हो जाएगा बोले। मध्याह्न भोजन बनाने में लेट हो जाएगा बोल करके? जी। इसलिए मध्याह्न भोजन नहीं बनाए? नहीं। और स्कूल बंद करके चले गए? जी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।